हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप सर। जैसा कि हम लोग सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अर्थात UEE में हम लोग पार्ट थर्ड पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। उसका हम लोग सेकंड चैप्टर आज शुरू करेंगे, जिसका नाम है पटरी पथ विद्युतीकरण। मतलब किस प्रकार से जो ट्रैक होता है रेलवे का, उसको हम लोग किस प्रकार से विद्युत द्वारा और कौन कौन सिस्टम द्वारा चलाते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हमको जानकारी लेना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो डीसी इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम के द्वारा हम लोग विद्युत रेलवे को चलाते हैं अथवा एसी द्वारा चलाते हैं, उसको किस किस सिस्टम द्वारा चला सकते हैं और कैसे इसको ऑपरेट करेंगे, इसके बारे में हमको जानकारी लेना है, जो कि पार्ट थर्ड में इलेक्ट्रिक टैक्सन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी में सेकंड चैप्टर में है। इस चैप्टर से आपसे एक क्वेश्चन 5 नंबर का फिक्स पूछा ही जाता है ना। तो इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें आपसे एक जो है पूछेगा, आपसे ये कभी पूछ सकता है कि डीसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होती है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए, या फिर सिंगल फेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम को समझाइए, एसी वाला, है ना, या फिर 3 फेज का। किसी भी प्रकार से एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और आशा है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स होने ही वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, सेकंड चैप्टर पटरी पथन विद्युतीकरण अर्थात ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, है ना। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ यहाँ पे दी गई है ना। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन कैसे है, इसको तो हमको लिखने की ज़रूरत है नहीं, है ना, जो है सो है ही, यही है ना। इसको हम लोग शॉर्ट तो कर नहीं सकते, इसलिए हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं। क्या है ट्रैक इलेक्ट्रिकल सिस्टम? ट्रैक इलेक्ट्रिकल सिस्टम कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? DCTE सिस्टम मतलब डीसी ट्रैक इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ACTE सिस्टम, ACTE सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है? अल्टरनेटिंग करंट, है ना, AC ट्रैक इलेक्ट्रिकल सिस्टम, है ना। इसी प्रकार कंपोजिट DC AC दोनों हो सकते हैं ट्रैक इलेक्ट्रिकल सिस्टम, है ना, जो कि 15 से 25 किलो वोल्ट तक ये ऑपरेट होते हैं, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो डीसी वाला होता है, डीसी ट्रैक इलेक्ट्रिकल सिस्टम, या 2 प्रकार के, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, है ना, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके आगे इस चैप्टर में देखेंगे। आप लोग इसका केवल क्लासिफिकेशन देख लीजिए कि हमको इस चैप्टर में ये पढ़ना है ना। तो पूछ सकता है आपको ट्रैक इलेक्ट्रिकल सिस्टम का क्लासिफिकेशन करिए, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ये कर सकते हो। हालांकि ये पूछता नहीं है ना, लेकिन जानना जरूरी है कौन कौन होते हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। उसी प्रकार एसी वाला जो होता है, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? 3 फेज और सिंगल फेज। मैक्सिमम जो है सिंगल फेज वाला ही यूज होता है। आप लोग जानते हैं 15 kV टू 25 किलो वोल्ट तक की सप्लाई सिंगल फेज द्वारा ट्रांसमिट की जाती है ना, और जो है उसको न्यूट्रल जो है पटरी से, अतिरिक्त पटरी से प्रोवाइड करके हम लोग क्या करते हैं, रेलवे को चलाते हैं। 3 फेज वाला बहुत ही रेयर केस में आप देखेंगे, हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं दिखेगा, आपको विदेशों में दिख सकता है ना। अब बात करते हैं सिंगल फेज वाला भी 2 प्रकार के। एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट होती है, एक लो फ्रीक्वेंसी जो 25 हर्ट्ज या 16/2/3 साइकिल पर सेकंड मतलब हर्ट फ्रीक्वेंसी का मात्रक है ना। उसी प्रकार 3 फेज वाला भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मतलब 50 हर्ट्ज और लो फ्रीक्वेंसी मतलब 25 हर्ट्ज की होती है ना। अब बात करते हैं जो कंपोजिट है ना, जो AC DC दोनों से मिक्स करके चलाई जाती है, वह भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन? 1 फेज टू, है ना, सिंगल फेज टू DC और सिंगल फेज टू 3 फेज। तो इस प्रकार से ये होते हैं, जिसमें इसमें सप्लाई आप देख सकते हो सिंगल फेज में 15 टू 25 किलो वोल्ट 50 हर्ट्ज की होती है। इसमें क्या होता है, 15 टू 25 50 हर्ट्ज की सप्लाई होती है, वही होती है ना। तो आप लोग देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो हमने पढ़ा ऊपर क्लासिफिकेशन में, उसी को एक एक करके हम लोग देखेंगे। हमने देखिए आपको अच्छे से लिख के नोट्स की तरह आपको दिया
है ना। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। डीसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, डीसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम मतलब दिष्ट धारा विद्युतीकरण प्रणाली, है ना। तो ये क्या होती है और ये किस प्रकार से काम करती है, इसको हम लोग जानेंगे। अब देखिए, कई बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि ये सर बुक्स के ही दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मान लीजिए ये जैसा क्लासिफिकेशन है ना। अब इसमें मैं क्या सॉर्ट करूं, जैसे लाभ हानि होती है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, उसमें भी क्या सॉर्ट करके लिखा जा सकता है ना। जो है वो तो है ही, आप उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जो मैं समझाता हूँ, मेरी बातों को आप लोग ध्यान दिया करिए, समझिए उसको, और उसको अपने शब्दों में, है ना, लिख लीजिए, है ना। आप लोग तो थर्ड ईयर में पहुँच चुके हैं, फाइनल ईयर में, तो इतना तो कर ही सकते हैं, है कि नहीं। तो जैसा कि देखिए, बच्चों की शिकायत हम दूर कर रहे हैं, नोट्स बना के आपको दे रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग जैसा कि अगला टॉपिक हमारा इसी क्रम में है, दिष्ट धारा विद्युतीकरण प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होती है, विद्युत गाड़ी को चलाने के लिए डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। कौन सी मोटर का यूज किया जाता है, डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है ना। डीसी सीरीज मोटर यूज करके उसको क्या करेंगे, हम लोग रेलवे को चलाएंगे। डीसी सप्लाई से कई प्रकार की बसें आदि भी चलाई जा सकती हैं, है ना। छोटी छोटी जो बसें होती हैं आदि भी इससे चलाई जा सकती है। इन बसों में जो सप्लाई होती है बाबू, कितना होती है, 600 वोल्ट। तथा मुख्य ट्रेनों को भी चलाया जा सकता है। जो ट्रेन व्रेन चलाए जाते हैं उसमें 1500, है ना, वोल्ट से 3000 वोल्ट तक की सप्लाई रखी जाती है, ठीक है। और जो दिष्ट धारा विद्युतीकरण है, इस प्रकार से ये ऑपरेट होती है या चलती है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, है ना। तो और क्या है, डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई द्वारा ट्रेन को चलाने के लिए 2 तार की आवश्यकता होगी, होगी कि नहीं होगी, एक फेज एक न्यूट्रल। आप डीसी में कहोगे तो प्लस टर्मिनल और एक माइनस टर्मिनल होना चाहिए कि नहीं। एसी में कहोगे तो फेज और न्यूट्रल चाहिए, है ना। तो 2 तारों की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, एक तार तो फेज वाला मिल जाएगा आपको, ऊपर से प्राप्त हो जाता है पॉजिटिव धनात्मक तार, है ना। लेकिन अब बात करते हैं निगेटिव वाला कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो निगेटिव तार आपको मैं बता दूं, या निगेटिव टर्मिनल जो ट्रैक बिछी रहती है उसमें अतिरिक्त ट्रैक लगा के उस पर जो है उसी पे सप्लाई दे दी जाती है। रिटर्न पथ के लिए या निगेटिव टर्मिनल के लिए उसी पे क्या दे दिया जाता है, सप्लाई दे दिया जाता है। बात समझ में आ रही है, अतिरिक्त ट्रैक बिछाकर उस पर दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, ये चीज़ें इसका मेन कॉन्सेप्ट यही था, है ना। पॉजिटिव वाला फेज तो टर्मिनल आपको मिलेगा ही मिलेगा सप्लाई द्वारा, सब स्टेशन द्वारा जहाँ से सप्लाई आई रहेगी। लेकिन निगेटिव वाला क्या होगा, अतिरिक्त पटरी बिछाकर उस पर दिया जाता है। अतिरिक्त पटरी बिछा के देंगे तो अच्छा होगा, उसी में देंगे तो हानि हो सकती है, हैजार्ड हो सकता है, खतरा हो सकता है कि नहीं। और अब बात करते हैं इस प्रकार के, है ना, इनके लिए जो मेन थिंग्स होता है ना, इनके लिए निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जो डीसी प्रणाली सिस्टम है, इसके लिए क्या क्या हमको बातें ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। जैसे प्रदायी वोल्टता मतलब सप्लाई वोल्टता की निगेटिव ध्रुवता को हो सके तो अतिरिक्त, मतलब अतिरिक्त पटरी बिछा के उस पर देना चाहिए निगेटिव टर्मिनल को, हमने जैसा कि ऊपर आपको बताया। और फेज वाला तार तो आपको सप्लाई के द्वारा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा इसका ध्यान देना चाहिए, वापसी चालक की अतिरिक्त पटरी से विद्युत क्षरण कम होता है। अतिरिक्त अगर विद्युत पटरी आप लोग लगा के उस पर न्यूट्रल या हम कहें निगेटिव टर्मिनल को जोड़ेंगे तो इससे पावर लॉसेस क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, अतिरिक्त पटरी की विद्युत, है ना, अविरलता मतलब विद्युत चालकता अच्छी होनी चाहिए, है ना। अच्छा रहेगा तो सप्लाई अच्छी प्राप्त होगी, तो अच्छे से ट्रेन चलेगी, है कि नहीं। कंडक्टिविटी उसकी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसी क्रम में हम लोग देख लेते हैं अगला चौथा पॉइंट, अतिरिक्त पटरी पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होना चाहिए 7 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। जो हम लोग सप्लाई देंगे निगेटिव टर्मिनल वाला, है ना, उसमें जो पटरी लगी रहेगी अतिरिक्त जिसमें हम लोग ज्वाइंट करेंगे निगेटिव टर्मिनल, उसमें किसी भी 2 पॉइंट के बीच में 7 वोल्ट से अधिक का विभवांतर नहीं होना चाहिए।
अगर 7 वोल्ट से अधिक विभवांतर हुआ तो वो खतरनाक हो सकता है, किसी को भी मार सकता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोग उसको डिजाइन करेंगे और उसकी कंडक्टिविटी को बनाएंगे, है ना। इसी क्रम में पांचवा इसका देख लेते हैं क्या ध्यान देना चाहिए। इसमें यदि सप्लाई 1500 है ना से 3000 तक हो तो क्या करना चाहिए, पटरी पर लगे सब स्टेशन जो सप्लाई देंगे तो जगह जगह सब स्टेशन बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, है ना। स्टेप अप स्टेप डाउन करना पड़ेगा सप्लाई को ना, दूर तक ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, जिसके कारण वोल्टेज बढ़ जाता है तो पावर लॉसेस क्या होता है, कम होता है। तो उसी क्रम में अगर हम लोग सप्लाई जो है 1500 से 3000 के बीच में सप्लाइड कर रहे हैं तो जो सब स्टेशन बीच बीच में बैठाएंगे, है ना, वो कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर के बीच में बैठाएंगे। ठीक है, 30 से 40 किलोमीटर के बीच की दूरी पर एक एक सब स्टेशन आपके होने ही चाहिए। ठीक है, इसी क्रम में अगर छठा हम लोग देख लेते हैं क्या ध्यान देना चाहिए। अगर मान लीजिए डीसी सप्लाई है तो मैक्सिमम आप 600 वोल्ट तक सप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो उसमें जो सब स्टेशन की दूरी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर के बीच में दूरी होनी चाहिए। तो आपका क्या होगा, अच्छे से काम होगा और अच्छे से आपका ट्रेन चलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें ध्यान देनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं डीसी वाले के एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज, क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानि है डीसी सप्लाई सिस्टम से अगर हम लोग ट्रेन चला रहे हैं। ठीक है, तो पहला चीज, एसी ट्रैक्शन मोटरों की अपेक्षा डीसी ट्रैक्शन सिस्टम की कार्यप्रणाली अति श्रेष्ठ होती है। हम आपको बता दें डीसी सिस्टम में पावर लॉसेस कम होती है, क्योंकि जेड इसका क्या होता है, कम होता है, एक्सीएल एक्सी नहीं होता है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जीरो होगी। आइडियल केस में, अगर आइडियल नहीं है फिर भी फ्रीक्वेंसी कुछ थोड़ा बहुत होगी तो पावर लॉसेस क्या होगा, थोड़ा बहुत ही होगा, कम होगा। इसलिए जो एसी ट्रैक्शन सिस्टम होता है उसकी अपेक्षा जो डीसी ट्रैक्शन सिस्टम होता है वह अच्छा होता है। बात समझ में आ रही है ना। दूसरा पॉइंट लाभ में क्या है, विद्युतीकरण की दिष्ट धारा सिस्टम के अंतर्गत अनुरक्षण कीमत भी कम आएगी। जब पावर लॉसेस कम होगी तो मशीनें क्या होंगी, कम खराब होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, और तो हमको उसमें जो अनुरक्षण करने की जो आपको पैसा लगेगा वह भी क्या लगेगा, कम लगेगा, है ना। इसी प्रकार तीसरा इसका लाभ देख लेते हैं। एसी मोटरों की अपेक्षा डीसी मोटर की भार प्रति हार्स पावर कम होती है ना। अगर 5 हार्स पावर की आप एसी मोटर लें और 5 ही हार्स पावर की डीसी मोटर लें तो डीसी वाला का जो वेट रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा, है ना। तो ये लाभ है, अच्छी बात है। इसी में अगर अगला चौथा पॉइंट देखते हैं, एसी मोटरों की अपेक्षा डीसी मोटर का शक्ति भार अनुपात उच्च होगा। मतलब पावर जितना उससे हमको प्राप्त होगा उसका जो वेट होगा उसकी अपेक्षा क्या होगा, एसी की अपेक्षा डीसी वाला अच्छा होगा। शक्ति ज़्यादा प्राप्त होगी तभी तो अच्छा है। तो उसका जो शक्ति प्राप्त होने वाला पावर तथा जो उसका वेट होता है वह रेशियो एसी के अपेक्षा डीसी वाला क्या होता है, अच्छा होता है। अच्छा होगा तो अच्छे से हमको पावर सप्लाई मिलेगी तो अच्छे से चलेगा, है कि नहीं। ये नहीं कि उसका वेट ही बहुत ज़्यादा है और पावर सप्लाई क्या कर रहा है, बहुत कम कर रहा है, तो अच्छी बात है नहीं है। अगला लाभ देख लेते हैं, पांचवा, है ना। देखिए एसी ट्रैक्शन मोटरों की अपेक्षा डीसी ट्रैक्शन मोटर का त्वरण तथा मंदन तीव्र होता है। मतलब ब्रेक हम लोग मारना चाहें तो तुरंत रुक जाएगी, कौन, डीसी वाली। एसी वाले में इतना फ्रिक्वेंट नहीं होता, है ना, कुछ दूर जाके रुकेगी। फ्रिक्वेंसी उसका जो मंदन होता है तीव्र नहीं होता, किसकी अपेक्षा, डीसी की अपेक्षा, एसी की अपेक्षा डीसी वाले की। ठीक है, डीसी वाला क्या होता है, जल्दी रुक जाता है, तो ये अच्छी बात है ना। तो इसी प्रकार अगर हानि इसका देख लेते हैं, है ना, लाभ है तो हानि भी कुछ होंगे। डीसी सिस्टम में पावर सप्लाई की मात्रा कम होती है। डीसी सप्लाई को काफ़ी दूर तक हम लोग ट्रांसमिट नहीं कर सकते ना, और बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज भी नहीं कर सकते क्योंकि डीसी में ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करता, है ना, कई प्रॉब्लम्स हैं। तो इस प्रकार से डीसी सिस्टम की जो पावर सप्लाई होती है वो 600 वोल्ट तक ही रह पाती है ना, बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं बढ़ा सकते। दूसरा चीज़ क्या है, इसमें विद्युत उपकेंद्रों की संख्या अधिक होती है। सब स्टेशन जो है 3-4 किलोमीटर पे ही लगाएंगे तो क्या होंगे, अधिक होंगे एसी की अपेक्षा।
उसमें क्या होता है 30 से 40 किलोमीटर के बीच में एक सब स्टेशन रहता है, जबकि इसमें 3 से 4 ही किलोमीटर के बीच में अगर सब स्टेशन बैठाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा सब स्टेशन होंगे, और सब स्टेशन बहुत ज़्यादा होंगे तो पैसे भी क्या लगेंगे, बहुत ज़्यादा लगेंगे। लगेंगे कि नहीं लगेंगे? जब सब स्टेशन ज़्यादा रहेंगे तो उसको स्थापित करने में, है ना, उसकी देख रेख करने में पैसे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो जाएंगे। दूसरी चीज़ इसके हानि क्या है? अच्छा, दूसरा हम लोग देख लिए, तीसरा देखते हैं। इसमें सब स्टेशन अधिक से अधिक अनुरक्षण कीमत अधिक होगी, है ना। जब सब स्टेशन ज़्यादा रहेंगे तो उसमें देख रेख करने के लिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी और उसका ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। इसी में अगर हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं, इसकी हानि क्या है। इसमें अतिरिक्त मशीन, है ना, की आवश्यकता होगी कि नहीं हो। अतिरिक्त जो है हम लोग सब स्टेशन लगा रहे हैं तो अतिरिक्त मशीनों की भी आवश्यकता होगी, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर सब स्टेशन पे लगाने की भी आवश्यकता होगी, वहाँ से रिसीव करने के लिए रिसीवर, ट्रांसमीटर आदि की आवश्यकता क्या होगी, अधिक होगी। अब बात कर लेते हैं, इतना लाभ हानि है। डीसी सिस्टम इस प्रकार से चलता है, ऑपरेट होता है कि नहीं। तो अब बात कर लेते हैं अनुप्रयोग की। इसका अनुप्रयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग शहरी तथा अल्प शहरी में, जहाँ कम दूरी तक पावर को सप्लाई ट्रांसमिट करना हो वहाँ पे करेंगे, है कि नहीं। क्योंकि वोल्टेज को इसको बढ़ा नहीं पाते ज़्यादा, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो इसमें यूज नहीं कर पाएंगे। तो होगा क्या, इसका उपयोग जहाँ कम दूर तक पावर सप्लाई भेजनी हो वहीं पे करते हैं, है ना। तो ये डीसी सिस्टम की पूरी कहानी थी, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इसी क्रम में अगला हम लोग क्लासिफिकेशन जिस प्रकार से पढ़े हैं उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ें तो, है ना। अगला टॉपिक हमारा एकल कला न्यून आवृत्ति, न्यून मतलब कम आवृत्ति विद्युतीकरण प्रणाली है, जिसके बारे में हमको जानकारी लेनी है। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, है ना। तो देखिए, जो एकल कला न्यून आवृत्ति विद्युतीकरण सिस्टम होता है, इसके निम्नलिखित मुख्य लाभ होते हैं, है ना। तो देख लेते हैं हम लोग। पहला क्या है, इस प्रकार के सिस्टम के अंतर्गत एसी सिंगल फेज की कम्यूटेटर टाइप की सीरीज मोटरों का प्रयोग किया जाता है ना। सीरीज प्रकार की मोटरों का प्रयोग किया जाता है। जो न्यून आवृत्ति मतलब कम आवृत्ति 16/2/3 हर्ट्ज अथवा 25 साइकिल प्रति सेकेंड पर ऑपरेट होती हैं। इसमें जो वोल्टेज होता है वो 300 वोल्ट से 400 वोल्ट तक होती है, ठीक है, सिंगल फेज वाले में। तो अगला इसका देख लेते हैं, इसमें क्या चीज़ होती है। कम आवृत्ति के कारण कम्यूटेटर श्रेष्ठ होने के साथ साथ इसका पावर फैक्टर क्या होगा, अच्छा होगा। अगर इसमें आवृत्ति कम होगी, कम आवृत्ति पर इसको ऑपरेट करते हैं जैसा कि हम लोग पहले में देखें, तो दूसरी चीज़ क्या होगी, इसकी आवृत्ति कम होगी तो एक्सएल का भी मान क्या होगा, कम होगा। क्योंकि एक्सएल इक्वल टू क्या होता है 2πfl। अगर आवृत्ति कम है तो एक्सएल, है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, कम होगा। और यदि इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा, यल का मान कम होगा, तो क्या होगा, पावर फैक्टर भी इसका अच्छा होगा, है कि नहीं। क्योंकि लैगिंग करवा देता है ना करंट को, तो पावर फैक्टर खराब करता है ये, तो कम रहेगा तो कम लैगिंग करवाएगा तो अच्छा बना रहेगा, है कि नहीं। इसी में अगर हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं, क्या होता है इसी सिंगल फेज में क्या हमको ध्यान देना चाहिए। इसमें फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण इसका एक्सएल का मान कम होगा कि नहीं होगा। अगर एक्सएल का मान कम होगा तो प्रतिबाधा इम्पीडेंस, है ना, जेड क्या होगा, वो भी कम होगा। क्यों? क्योंकि जेड इक्वल टू क्या होता है, जेड इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट, है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। तो एक्सएल का मान यदि कम होगा तो जेड का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा जेड का मान, तो उसमें जो पावर लॉसेस होती है आई स्क्वायर जेड, या वोल्टेज ड्रॉप होता है आई जेड, वह भी क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी, अच्छी होगी कि नहीं होगी। पावर लॉसेस कम होगा तो इफिशियंसी अच्छी होगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं। इसी में अगर हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट हमको क्या ध्यान देना चाहिए। इसमें उच्च वोल्टता प्रचालन, है ना, 300 to 400 वोल्ट होने के कारण इसमें उच्च वोल्टता, है ना, 15 to 25 किलो वोल्ट तक का पावर सप्लाई हम लोग कर सकते हैं एसी सिंगल फेज में। यही जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो है हमारे जनरल लाइफ में यूज की जा रही है इस समय, है ना।
इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में रेलवे में यही सिस्टम यूज की जा रही है, जिसमें आप लोग सुने होंगे कि 25 kV की सिंगल तार द्वारा सप्लाई जाती है ना। तो वही चीज़ है। अगर इसमें हम लोग ये 5वां पॉइंट देखें तो क्या है, इसमें सिंगल फेज एक तार सिस्टम तथा दूसरी न्यूट्रल तार अतिरिक्त पटरी, जैसा कि हमने ऊपर भी बताया, जैसे डीसी वाले में अतिरिक्त पटरी पर हम लोग निगेटिव वाला टर्मिनल लगाते हैं, उसी प्रकार न्यूट्रल टर्मिनल इसमें क्या करते हैं, अतिरिक्त पटरी लगा के उस पर सप्लाई दी जाती है। ठीक है, एसी वाले में, सिंगल फेज वाले में। अब यह जो सिस्टम होती है एसी वाला, यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। प्रत्यक्ष प्रदाय प्रणाली मतलब डायरेक्ट सप्लाई सिस्टम, और एक होता है इनडायरेक्ट सप्लाई सिस्टम। तो डायरेक्ट प्रणाली सिस्टम क्या होती है भाई? देखिए, इस प्रकार की सिस्टम में विद्युत उत्पादन केंद्र से सामान्य आवृत्ति 50 हर्ट्ज तथा उच्च वोल्टेज 15 to 25 किलो वोल्ट की विद्युत सप्लाई क्या होती है, डायरेक्ट रेलवे के सब स्टेशन पर दी जाती है। बीच में कोई सब स्टेशन नहीं रहता है। तो इस प्रकार की जो प्रणाली होती है या सिस्टम होती है उसे डायरेक्ट सप्लाई सिस्टम कहते हैं, है ना। डायरेक्ट सप्लाई आ रही है। अब जो रेलवे का सब स्टेशन होता है वहाँ उसमें अतिरिक्त ऑटो ट्रांसफार्मर या अतिरिक्त फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर आदि लगाकर क्या करता है, अपनी आवृत्ति को कम कर लेता है। क्योंकि आवृत्ति को कम करने पर ऊपर हमने आपको कई प्रकार के फायदे बताए कि नहीं बताए, तो उसके कारण क्या कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी कम कर लिया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी 16/2/3 साइकिल पर सेकेंड या फिर 25 हर्ट्ज की कर ली जाती है। और सप्लाई को भी 300 to 400 वोल्टेज करके हम लोग अपना रेलवे के इंजन को प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण वह चलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हमेशा जो रेलवे का इंजन होता है वह डीसी सीरीज मोटर से ही चलता है। आपस में कई मोटरें कपल्ड करके चलाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो सप्लाई आती है सबसे पहले उसमें कन्वर्टर लगा रहेगा, है ना। थायरिस्टर के द्वारा उसको परिवर्तित करेंगे, फिर तब उसको सप्लाई देते हैं, जिसके कारण डीसी सीरीज मोटर ऑपरेट होता है तो वह चलता है। क्यों डीसी सीरीज मोटर का ही यूज किया गया, आप लोग मशीन में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, बहुत हाई होता है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट सप्लाई सिस्टम क्या है। इनडायरेक्ट सप्लाई सिस्टम कुछ नहीं है, जैसे प्रत्यक्ष वाला पढ़े उसी प्रकार का है, बट इसमें दूर से सप्लाई आती है। जो बिजली का घर का सब स्टेशन होता है वह दूर स्थित होता है, जिसके कारण उसको पहले हम लोग 66 to 440 किलो वोल्ट पर ट्रांसमिट करते हैं। फिर बीच में एक सब स्टेशन बैठाएंगे, जिसमें हम लोग 25 kV तक उसको स्टेप डाउन कर लेंगे। फिर इसके बाद रेलवे को देते हैं, और फिर जैसा प्रत्यक्ष वाला चल रहा था उसी प्रकार से फिर ऑपरेट होने लगेगा आगे की तरफ। तो ये बस ये चीज़ है कि हम लोग हाई वोल्टेज करके क्यों वहाँ से ट्रांसमिट किए, क्योंकि बिजली घर क्या है, बहुत दूर है। बिजली घर यदि बहुत दूर है तो डायरेक्ट हम लोग कम वोल्टेज करके वहाँ से ट्रांसमिट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पावर लॉसेस क्या होगा, बहुत अधिक होगा, तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको 60 to 440 किलो वोल्ट में परिवर्तित करके वहाँ से ट्रांसमिट करके बीच में एक सब स्टेशन बैठा के फिर वहाँ से हम लोग उसको, है ना, 25 kV में परिवर्तित करके फिर रेलवे के सब स्टेशनों पे देंगे। तो फिर इसको फिर जैसे डायरेक्ट वाला है उसी प्रकार इसको ऑपरेट करके चलाते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसमें जैसे आप बढ़ाना चाहते हो तो इसके बाद आप लोग वही डायरेक्ट वाला जो सिस्टम बताया गया है वही यहाँ पे लिखते जाइए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं इस प्रकार के सिस्टम का कहाँ यूज किया जाता है ना, एसी वाला। तो यही एसी वाला जो सिंगल फेज वाला है यही हम लोग सब अपने रेलवे को चलाने में कर रहे हैं इस समय। इस प्रकार की प्रणाली मुख्य लाइन सेवा के लिए भी उपयोगी हो सकती है, अतः इसका अल्पनगर या कस्बों में, है ना, आराम से इसका यूज कर सकते हैं, और यही रेलवे में भी यूज किया जाता है। तो ये पूरा हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हम लोग ये सीखे कि डीसी जो ट्रैक्शन सिस्टम है वह कैसे ऑपरेट होता है, तथा सिंगल फेज के द्वारा जो कम आवृत्ति वाली प्रणाली होता है वह कैसे चलता है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप मान के चलिए एक आपके एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो एग्ज़ाम भी होने वाला है तो आप लोग उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करिए, है ना। और जो
कई बच्चों को दिक्कत है कि बुक्स से ही ये चीज़ें ले ली जाती हैं, तो बात तो आज हमने उसको पूरा लिख के आपको दिया है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। आप लोग नोट्स भी बनाइए। और ऐसा कुछ नहीं है, ये क्लासिफिकेशन है, तो अब ये क्लासिफिकेशन में तो हम लोग सॉर्ट कर नहीं सकते, है ना। लाभ हानि जो चीज़ें होती हैं वो तो आप लोग वही चीज़ें हैं, है ना। लाभ हानि जो है तो है, ले आप लोग उसको समझिए, समझने की कोशिश नहीं करते, आप लोग उसको समझिए और अपने शब्दों में लिख लीजिए, है ना। तो चलिए ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक, है ना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।